हेलो डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो फाइनली जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था कि वॉल्यूम 2 यानी कि बुक 2 कब आएगी मैथमेटिक्स की, तो ये लीजिए आपकी मैथमेटिक्स की बुक्स फाइनली आ गई है। वॉल्यूम 2 में आपके जो बुक का फर्स्ट चैप्टर है वो है ज्योमेट्रिक ट्विन्स, और इस चैप्टर में बेसिकली आप सीखोगे ट्राइंगल्स और उनके कॉन्ग्रुएंस के बारे में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले है आपका ज्योमेट्रिक ट्विन्स। यहाँ पर एक सिंबल दे रखा है साइन बोर्ड का। अगर आपको इसको दूसरा सिंबल ऐसे ही बनाना है तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए ये टिक। अब ये ए, बी और सी, इस तरीके से आपको ए, बी और बी, सी 2 लाइन सेगमेंट चाहिए। और अगर आपको मैं ऑप्शन दूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम ए, बी, सी को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एग्ज़ैक्टली ऐसा ही चाहिए तो हम क्या करें? तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पहले जो AB है उसकी लेंथ एग्ज़ैक्टली उतनी ही लेनी पड़ेगी। जैसे AB अगर सपोज़ कीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो हमें AB को 4 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। और BC अगर मान लीजिए जैसे कि BC 8 सेंटीमीटर है, तो हम BC को 8 सेंटीमीटर लेंगे। लेकिन AB और BC की लेंथ लेके हम कई सारे इस तरीके से बना सकते हैं। तो आखिर इन सब की जितनी भी लेंथ्स है ना, ए बी यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, हर जगह 4 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है हर जगह 8 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हमें एग्ज़ैक्टली ऐसा ही बनाना तो इसमें एक चीज़ अभी भी मिसिंग है, और वो चीज़ है एंगल बी। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो एंगल बी है, ये एग्ज़ैक्टली उसके बराबर होना चाहिए, तब जाके आपका जो एबीसी ये टिक बनेगा, ये एग्ज़ैक्टली वैसा ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की है, और बताने की कोशिश की है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। जैसे कि जो भी फिगर्स होती हैं एग्ज़ैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, या फिर जिनका सेम शेप होता है, साइज़ होता है, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो एक दूसरे को बिल्कुल एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर लेती है। सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या है? आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए और उसके ऊपर राइट हैंड को रखिए। जैसे आप लेफ्ट के हैंड के ऊपर राइट हैंड रखेंगे तो आपका राइट हैंड पूरी तरीके से ढक लेगा आपके लेफ्ट हैंड को, और लेफ्ट हैंड पूरी तरीके से ढक लेगा, यानी कोई भी एक दूसरे को ओवरशैडो नहीं करेगा, कोई भी हाथ एक दूसरे से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। जैसे कि यहाँ पर ये दो फिगर्स दे रखे हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप इस वाले फिगर को उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो ये पूरी तरीके से इसको ढक लेगा और बाहर भी नहीं निकलेगा। यहाँ पर ये दोनों फिगर देखिए, ये दोनों फिगर्स भी कॉन्ग्रुएंट है। हालाँकि आपको लग रहा होगा कि ये दोनों तो अलग-अलग तरीके हैं, लेकिन हम इसको घुमाकर अगर हम इस वाली शेप को यहाँ पर रख दें, इस तरीके से उठा के, इसको यहाँ से उठा के इस तरह से रख दें, तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज़ कर लेंगे, और ये भी कॉन्ग्रुएंसी है। 2 सेमी सर्कल जो होते हैं, एक ही सर्कल के दोनों पार्ट्स, ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है। कोई भी 2 शेप जो बिल्कुल एक तरीके से एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर ले, सुपर इम्पोज़ कर ले, हर कॉर्नर एक दूसरे के कॉर्नर पे हो, हर लाइन एक दूसरे के लाइन पे हो। जैसे आपकी 2 मैथ्स की टेक्स्ट बुक, अगर आप 2 टेक्स्ट बुक लोगे अपनी और अपने दोस्त की, और उनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएँगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चेक फिगर इट आउट में, चेक इफ द 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देखिए हमें पहले ही समझ में आ गया है कि यहाँ पर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों अलग-अलग है, राइट? ये एंगल थोड़ा-सा बड़ा लग रहा है, ये एंगल छोटा लग रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। सेकंड है चेक द पेयर्स दैट अपीयर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आप ये देखिए, ये दोनों जो है, ये दोनों शेप मुझे तो कॉन्ग्रुएंट लग रही है। अगर आप इस पोर्शन को उठा के यहाँ पे रख दोगे, तो ये एक दूसरे को ढक लेंगी। ये दोनों एक दूसरे की सिमिलर तो हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसका एरिया मुझे छोटा लग रहा है। तो अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये थोड़ा बहुत हिस्सा तो इसका कवर कर लेगा, लेकिन इसको पूरी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं करेगा। इसी तरीके से ये शेप छोटी है और ये शेप बड़ी है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। हाँ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर हम इस वाले पोर्शन को उठा के यहाँ और इस वाले पोर्शन को उठा के इसके ऊपर रख देंगे, तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे और ये कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं, ठीक है? थर्ड है, व्हाट मेजरमेंट्स वुड यू टेक टू क्रिएट अ फिगर कॉन्ग्रुएंट टू गिवन सर्कल? अगर कोई सर्कल है और आपको इसके साथ एक सर्कल और बनाना है, तो आप क्या मेजरमेंट लोगे? तो देखिए, हमें पता है सर्कल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है,
रेडियस। तो अगर आपके पास रेडियस है, अगर आपने एक सर्कल बना रखा है, सपोज कि इस तरह का कोई आपने सर्कल बना रखा है, ठीक है? और अगर आपने ये सर्कल बना लिया है, तो इसका कुछ रेडियस होगा। इसी रेडियस के जितना अगर आप एक और सर्कल ड्रॉ कर लोगे, तो वो दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएँगे। इसी तरीके से सपोज कीजिए आपके पास रेक्टेंगल है, तो अब रेक्टेंगल के लिए क्या करोगे? हमें पता है रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ, राइट? इस तरीके से ये रेक्टेंगल बनता है, यहाँ पे ये, ठीक है? थोड़ा पोलियो हो गया इसको इधर से, कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक तो होगी लेंथ और एक होगी ब्रेड्थ। हमें पता है रेक्टेंगल में 2 चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई दूसरा रेक्टेंगल अगर हमारे पास होगा जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बिल्कुल इसके जितनी होगी, अगर यहाँ लेंथ 4 है तो यहाँ पर भी लेंथ 4 होनी चाहिए, और अगर यहाँ ब्रेड्थ 3 है तो यहाँ पर भी ब्रेड्थ 3 होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम जो 2 रेक्टेंगल बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, रेक्टेंगल का मतलब ये है कि सारे एंगल्स हम मान के चलते हैं कि वो 90 डिग्री के ही होंगे। तो इस तरीके से आप ये दोनों चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो। यूजिंग दिस स्टेट हाउ वुड यू चेक इफ द 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट? 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। इस तरह से 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई, और रेक्टेंगल्स कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? 2 रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ। इस तरह से लिख सकते हैं, 2 रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ वुड यू चेक इफ टू फिगर्स लाइक द वन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट? तो हमें यहाँ बताना है कि ये दोनों फिगर किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हो सकते हैं, और हमें इनके लिए क्या देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये जो लेंथ है, ये सेम होनी चाहिए। ये वाली लेंथ जो है, ये सेम होनी चाहिए, और एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये एंगल और ये एंगल भी सेम होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो फिगर हमें दी गई है, वो कॉन्ग्रुएंट है। अब हम आते हैं आपके मेन मुद्दे पे, जो कि है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इस चैप्टर का मेन थीम। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? इन्होंने यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। हम टॉपिक पे बात करते हैं। कोई भी 2 ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनका एरिया या उनकी साइड्स, उनके एंगल्स इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई 2 ट्रायंगल्स हैं जिनकी तीनों साइड्स आपस में बराबर है, जैसे ये साइड है 3 तो इसकी ये साइड है 3, ये वाली साइड है 4 तो इसकी ये वाली साइड है 4, और ये वाली साइड है 6 तो ये वाली साइड है 6, इस तरह से। तो यहाँ पर मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल पीक्यूआर है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इनका शेप भी एक जैसा होगा, इनका एरिया भी एक जैसा होगा, और अगर हम इसको एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज कर लेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये तीसरी साइड के बराबर। तो क्या रूल बना यहाँ पे? साइड, साइड, साइड। इस चीज़ को एसएसएस रूल कहा जाता है। तो 2 ट्रायंगल्स जिनकी सेम साइड लेंथ होती है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इस रूल को हम कहते हैं एसएसएस रूल। ये आपको याद रखने हैं, आगे जाकर भी आपको पता लगेगा। और भी कई तरीके हैं जिनसे हम बोल सकते हैं कि कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है या नहीं। सबसे पहला है एसएसएस, यानी कि साइड 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 रूल। पहले ट्रायंगल की तीनों साइड, दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है तो वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ट्रायंगल दे रखा है एबीसी और एक्स वाई जेड। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, जहाँ पर ये सिंगल लाइन है वो सिंगल लाइन है, वो दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। यानी कि एसी बराबर है किसके? एक्स जेड के। इस तरह से याद रखना है आपको। और एबी बराबर है एक्स वाई के, और बीसी बराबर है वाई जेड के। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी आगे जाकर। अभी हम जब थोड़ा आगे पढ़ेंगे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और एसएसएस से जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाकी के सारे पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप अगर बोलोगे, तो एंगल ए जो है वो एंगल एक्स के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है वो एंगल वाई के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी जो है वो एंगल जेड के बराबर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं सीपीसीटी,
कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी के जो हिस्से हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे या इक्वल होंगे, तो दिस इज कॉल्ड सीपीसीटी। अभी जैसे-जैसे चैप्टर आगे जाता जाएगा आपको और आसानी से ये क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अगर आपको अभी थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा हो ना कि समझ में नहीं आया, अभी जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे सब अपने आप समझ में आएगा। अब यहाँ पर इन्होंने कॉन्ग्रुएंस समझाने के लिए क्या किया, जैसे एक ट्राइंगल है एबीसी, वो कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो सिंबल है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है, ऐसे इज इक्वल टू और उसके ऊपर इस तरीके से ये चलती है लहर, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है एक्स वाई जेड के। इसका मतलब है ए और एक्स जो है वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यानी जहां पर ए है वहां पर एक्स आना चाहिए अगर दोनों ट्राइंगल बनाएंगे तो। बी जो है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, बी है कॉरेस्पॉन्डिंग वाई के, और जेड है कॉरेस्पॉन्डिंग सी के। तो ये चीजें ध्यान देकर चलना दोस्तों, ये सब आपको अभी आगे इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो एंगल ए जो है वो एंगल एक्स के बराबर है, ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर है, बी सी जो है वो वाई जेड के बराबर है, और सी ए जो है वो जेड एक्स के बराबर है। तो ये सब जो है कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है। कॉरेस्पॉन्ड का मतलब ए किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्ड टू एक्स। अभी आगे चलेंगे सब समझ में आ जाएगा, अगर और क्लियर नहीं हुआ है तो जैसे ये है, कैन यू आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बिलो, व्हाई आर दे कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा एक रेक्टेंगल है और एक डायगोनल को जोड़ रखा उसने बी डी को। ठीक है, तो इस तरह से दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास, ए डी बी और बी सी और डी, यहाँ से ये। अब हमें इनको कॉन्ग्रुएंट करना है तो क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की। इसके बाद ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगी। अब ध्यान दीजिए, मैंने ए बी और डी सी को सिंगल सिंगल लाइन से शो किया और ए डी और बी सी को टू टू लाइन से शो किया, ताकि ये समझ में आ जाए कि कौन सी वाली लाइन किसके बराबर है। और ये जो बी डी है ये दोनों ही ट्राइंगल में है, अगर दोनों ही ट्राइंगल में है तो ये तो कॉमन हो गई। तो इसके मतलब है ए बी डी ट्राइंगल की तीनों साइडें सी डी बी ट्राइंगल की तीनों साइडों के बराबर है। पहली वाली साइड पहली वाली के बराबर, दूसरी वाली साइड दूसरी वाली के बराबर, और तीसरी वाली दोनों में कॉमन है। तो ये कौन सा रूल हुआ, एस एस एस। तो एस 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 से ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बाकी के पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, जिसे हम कहते हैं सीपीसीटी। यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इन्होंने आपको वही समझाया है ट्राइंगल को थोड़ा सा अलग अलग करके। अब हम चलते हैं फिगर इट आउट। सपोज ट्राइंगल एच ई एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी आई जी, लिस्ट ऑल अदर करेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस कॉन्ग्रुएंस। चलिए ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, पर मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। हमने ट्राइंगल लिया एच ई एन, मैंने यहाँ पर ट्राइंगल एच ई एन आप लोगों के लिए बना दिया है। ट्राइंगल बी आई जी बना दिया है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंस कैसी है, एच ई एन बी आई जी के बराबर है, यानी कि एच किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, बी के, ई किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, आई के, और एन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, जी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के रखूं तो एच और बी यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये जाएगा एच के ऊपर, आई वाला जो पोर्शन है ये वाला कॉर्नर ये जाएगा ई पर, और जी वाला जो है जाएगा एन पर, और इसको इसके ऊपर रख दूंगा तो ये दोनों ओवरलैप कर लेंगे। तो इसका मतलब है ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। ठीक है, और ये आपकी जो साइड है ई एन ये आई जी के बराबर होगी, और आपका एच ई ये एच एन जो है ये बराबर होगा किसके, बी जी के, ये तीन साइड। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। अब यहाँ पर हमें बताना है कि और कौन कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, एक तो उसने दे दिया एच ई एन बी आई जी के बराबर है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अब आप ध्यान बस ये रखना है कि अगर आप इसको उठा के यहाँ रख रहे हो तो इस वाले को भी उठा के यहाँ रखोगे। जैसे मैंने एच को उठा के यहाँ रखा तो मेरे को बी को भी उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ई एन एच ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा आई जी बी के।
इसी तरीके से मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, NHE, तो मेरे को इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। NHE मतलब मैंने बीच वाला पहले ले लिया, फिर H और ये E एंड में लिख दिया, तो मेरे को यहाँ पर G पहले लिखना पड़ेगा, फिर B लिखना पड़ेगा, फिर I। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको इस तरीके से घुमा रहे हो, इस तरीके से देख रहे हो, तो आपको इस वाले को भी इसी तरीके से देखना पड़ेगा। अगर आप HNE कर रहे हो तो आपका होगा BGI। अगर आप NEH कर रहे हो तो आपका आएगा GIP। इस तरीके से आपके यहाँ पर ये 6 तरीके कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ यस एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस। तो पहले हमें बताना है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर देखो, एक साइड है 3.5, तो यहाँ पर ये वाली साइड है 3.5, ये साइड है RD 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये वाली साइड है JM 6 सेंटीमीटर, और एक साइड है ED 5 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड यहाँ पर है ये 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा हो गया, SSS। और फिर हम इसकी कॉन्ग्रुएंस को दिखाते हैं। तो गिवन क्या है जी, ये ट्राइंगल 1, ये वाला RED रेड, इसमें हमने तीनों साइड्स लिख दिए कि तीनों साइड किस किस के बराबर है। फिर ट्राइंगल JAM जैम में हमने बता दिए ट्राइंगल की साइड्स किस किस के बराबर है। तो ऑल थ्री साइड्स मैच पेयर वाइज, है ना, मैच कर रही है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS। अब हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंस कैसा होगा, RE बराबर होगा JA के बराबर, ठीक है। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, तो ये वाला एंगल जो है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, और ये वाला एंगल इस तरीके से। तो बेसिकली ये J जो है R की जगह आएगा, A जो है वो E की जगह आएगा, और M जो है वो D की जगह जाएगा। तो आपका कॉन्ग्रुएंसी क्या बना, R कॉरेस्पॉन्ड्स टू J, E कॉरेस्पॉन्ड्स टू A, और D कॉरेस्पॉन्ड्स टू M। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या बना जी, RED रेड इज कॉन्ग्रुएंट टू JAM जैम। आप चाहो तो दूसरी फॉर्म भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, जैसे PER इज इक्वल्स टू MAJ, राइट। ये रहा, जैसे मैंने ये लिखा DRE, तो अगर आप DRE लिखना चाहो, DRE, तो आप लिखोगे MJA। इसी तरह से आप लिखना चाहो EDR, R को आप इस तरफ भेज दोगे यहाँ, तो ये J भी यहाँ चला जाएगा, AMJ। थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर बिलो AB इज इक्वल्स टू AD, जो कि इन्होंने सिंगल से दिखा रखा है, सिंगल लाइन सेगमेंट से छोटी छोटी से, और CB इज इक्वल्स टू CD इससे दिखा रखा है। कैन यू आइडेंटिफाई एनी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो क्या यहाँ पर कोई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इफ यस एक्सप्लेन व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देखिए, हम इस अगर AC को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, तो दो ट्राइंगल बन गए हमारे ABC और ADC। इस तरीके से दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि क्या कोई कॉन्ग्रुएंसी हो रहा है। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है दोस्तों, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, और ये वाली साइड दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो बाई SSS ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया, अगर आप इस B को उठा के इस D पे रख दोगे, ऐसे उठा के, यहाँ से उठा के और इसके ऊपर रख दोगे, तो ये पूरा ट्राइंगल जो है इसके ऊपर ही सुपर इम्पोज कर लेगा। तो इसका मतलब है इसके बाकी के सारे एंगल्स और बाकी की सब चीज़ें इसकी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल सी इस वाले सी के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बात आती है अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू AD दिया हुआ है, और CB इज इक्वल्स टू CD दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे डायगोनल, मतलब हम ज्वाइन कर देंगे AC को, ठीक है। वैसे उसने हमें ये हिंट दे दिया था। अब कॉन्ग्रुएंट पेयर ढूंढते हैं, तो हमने देख लिया AB जो है वो AD के बराबर है, CB जो है वो CD के बराबर है, और AC जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय SSS रूल। ध्यान रखना दोस्तों, इसको गलत लिखने के मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, A जो है वो A के बराबर है, B जो है वो D के ऊपर सुपर इम्पोज है, और C जो है C के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है। तो इसको सही तरीके से लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAD को, और या BCD को। तो हमने अभी-अभी बताया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो इसका मतलब है ये जो लाइन बीच में से जा रही है AC, ये इस दोनों ट्राइंगल को बराबर हिस्सों में तोड़ रही है, काट रही है, तो वो बाइसेक्ट करना ही होता है। तो ये हो गया कि हाँ,
ये जो है ये AC जो है एंगल BAD और BCD दोनों को ही बाइसेक्ट कर रही है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल DFE, ध्यान रखिए D फिर F फिर E इज एंड ट्राइंगल GED आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। DFE GED के कॉन्ग्रुएंट है। इट इज गिवन दैट DF इज इक्वल्स टू DG, यानी कि DF जो है वो DG के बराबर है और FE जो है वो GE के बराबर है। तो हमसे पूछा है, तो क्वेश्चन क्या है कि क्या DFE और GED कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो भाई हम ट्राइंगल ले लेते हैं DFE और DGE, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये साइड जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो बाई SSS ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो D के साथ आएगा D, ठीक है ना भाई, डी के साथ डी आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग में और एफ के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग में आ रहा है हमारा जी, ये जी आ गया और इसी तरीके से ई जो है वो ई के साथ आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग में। तो अब हमारा यहाँ पे ट्राइंगल क्या बन रहा है, यहाँ हमारा ट्राइंगल बन रहा है डी एफ ई और यहाँ पर हमारा ट्राइंगल बन रहा है डी जी ई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एफ ई और डी जी ई कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, लेकिन इसने हमें क्या दिया है GED। तो इसका मतलब है इसने एक गलत यहाँ पर लिख दिया है और गलत नहीं लिखा है, वो एक्चुअली हमसे पूछना चाह रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो नहीं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हालांकि ट्राइंगल तो दोनों वही है लेकिन नाम सही लिखना जरूरी है। तो DFE DGE के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कॉन्ग्रुएंसी के जो हिस्से हैं उनको सही तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है। हम उल्टा-पुल्टा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइड DF बराबर है साइड DG के। तो अगर हम DF यहाँ पर पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें DG लिखना पड़ेगा और E जो है वो एंड में लिखा है तो यहाँ पर भी E एंड में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं गिवन, यहाँ पर आ जाएगा गिवन आपका DF DG के बराबर है, FE GE के बराबर है, DE कॉमन है। तो हमारे जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए वो ये वाले हो गए जो हमने अभी-अभी डिस्कस किया है। तो एक सिंपल सी लाइन और लिख देना यहाँ पर कि DFE एंड ट्राइंगल GED आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब बात करते हैं मेजरिंग द एंगल्स की। तो जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम 3 ट्राइंगल्स ले लेते हैं जिनके तीनों के एंगल्स हैं 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो अब आप देखिए यहाँ 3 ट्राइंगल्स हैं, इसका भी मेजर है 30, 70, 80, इसका भी मेजर है 30, 70, 80 और इसका भी मेजर है 30, 70, 80। लेकिन अगर आप देखोगे ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे से साइज़ में अलग है, मतलब इनका एरिया अलग है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करें। तो ये सिमिलर तो हैं, एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर तीनों एंगल किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर हो दूसरे ट्राइंगल के, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कोई ना कोई एक साइड का होना बहुत जरूरी है। तो अब इन्होंने क्या ले रखा है, मेजरिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या हो गया, अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो ये साइड और ये साइड, तो ये हो गया साइड एंगल और साइड, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, बीच वाला एंगल। तो यहाँ पर इन्होंने इस रूल को कहा है साइड एंगल साइड। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा तो वो दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहला हमने रूल पढ़ा था SSS और अब हम पढ़ रहे हैं SAS। तीसरा केस ये क्या ले रहे हैं, मेजरिंग टू साइड्स एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल। मतलब अगर हमने दो ट्राइंगल लिए हैं तो कोई भी दो साइड्स उनकी, जैसे ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एंगल इंक्लूडेड ना लेके कोई तीसरा एंगल ले लिया कि ये वाला एंगल। तो ये कौन सा रूल बनाएगा, ये बनेगा SSA। तो अब हमें ये देखना है कि क्या SSA कोई रूल हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमें ये ट्राइंगल ले लिया PRQ, ठीक है, इसमें हमने इस RQ को ले लिया 4 सेंटीमीटर, PQ को ले लिया 6 सेंटीमीटर और नॉन इंक्लूडेड मतलब दूसरा वाला एंगल ले लिया हमने 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम PQ बेस बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर PQ बेस बना लिया।
उसके बाद हमें यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हमने यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना लिया और इसको आगे तक खींच दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि Q से जो है कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे Q पे कंपास रख के और इस तरीके से आर्क लगा देंगे, तो ये आर्क लग गई। अब आप देखिए RQ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल क्या है भाई, 6 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये। अब हमें पता है कि अगर कोई एक सर्कल होता है, उसमें आप चाहे जितने मर्जी रेडियस बना लो, सारे रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों जो है रेडियस बनेंगे इस वाले सर्कल के, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सर्कल तो बन ही नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो जब आप इन दोनों को जॉइन करोगे, तो ये वाला भी एक ट्राइंगल बन रहा है पी आर क्यू, और ये वाला भी ट्राइंगल बन रहा है पी आर क्यू, इस तरीके से। तो अब ये दोनों इस तरीके से ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इसका मतलब जो है एसएसए रूल हमारे इसमें हो गया है फेल। तो एसएसए जो है डज नॉट गारंटी द कॉन्ग्रुएंस। तो अब तक हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक ट्रिपल एस, एसएसएस, और एक हमने पढ़ा सास, एसएएस। ये दोनों हमारी इसमें पास हो गए। तो ये दोनों रूल्स तो हैं। अब हम बात करते हैं टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, यानी कि दो ट्राइंगल जिसमें दो एंगल है और उनके बीच वाली साइड है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, बी सी और वाई जेड जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है, एंगल बी और वाई 50 डिग्री के बराबर है और सी और जेड 30 डिग्री के बराबर है। तो इस तरीके से दो ट्राइंगल ले रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये दो ट्राइंगल और ये साइड और ये एक और ट्राइंगल ले रखा है, और इसके ये दोनों एंगल्स और ये एक साइड जो है ये इक्वल है। तो इस तरीके से जो बनेगा, ध्यान दीजिए, आप एंगल्स जब बना रहे हो, दोनों एंगल्स बना रहे हो, तो ये यूनिक होगा और एक ही पॉइंट होगा यहाँ पे जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा 50 डिग्री एंगल 50 डिग्री का यहीं पर बनेगा, यहाँ पर नहीं बन सकता। तो कोई दूसरा ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। इन्होंने हमें कोई इलैबोरेशन नहीं दे रखा है इसका, तो आपको ये समझ लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि एएसए भी एक रूल होता है। तो अब हमारे पास 3 रूल हो, एसएसएस, एसएएस और एएसए। 3 रूल हो गए अब हमारे पास, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ तीनों साइड, 2 साइड और बीच का एंगल, 2 एंगल और बीच की साइड, इस तरीके से ये चलेगा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने ये दे रखा है, जैसे एक फिगर है, पॉइंट ओ जो है वो दे रखा है, मिड पॉइंट है किसका, एडी का और बीसी का। अब हमसे ये पूछ रहा है कि एबी और सीडी के बारे में आप क्या कह सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहा है, एक तो एओबी और एक डीओसी। इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, और ये वाले एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। 1 जो है वो 2 के बराबर होगा, बताइए क्यों? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ये दोनों एंगल्स कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने पिछले बुक में पढ़ा था, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा है दोस्तों, इस ट्राइंगल की साइड, एंगल और साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है सास के कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी के सारे हिस्से इनके बराबर हो गए सीपीसीटी से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो जाएगा सीपी सी डी से। चलिए अब बात करते हैं फिगर इट आउट की। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर द ट्राइंगल बिलो आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल्स दे रखे हैं ए बी सी और एक्स जेड वाई। इसमें ये साइड 7 सेंटीमीटर इसके बराबर दे रखी है, ये साइड 5 सेंटीमीटर इसके बराबर दे रखी है, और ये 47 डिग्री दे रखा है। तो हमें बताना है कि ये क्या कॉन्ग्रुएंट है, और फिर बताना है कॉन्ग्रुएंस एक्सप्रेस करनी है कौन सा पार्ट किसके बराबर है। तो हमें क्या दे रखा है गिवन, वन साइड जो है 7 सेंटीमीटर है, बेस जो है 5 सेंटीमीटर है, और इंक्लूडेड एंगल जो है 47 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है एस ए एस, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, इक्वल हो गए ये। तो हम कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे भाई, ए एक्स के कॉरेस्पॉन्डेंट, बी जेड के कॉरेस्पॉन्डेंट, क्योंकि बी एंगल बी और एंगल जेड इक्वल है। तो इसका मतलब है अगर बी हम बीच में ले रहे हैं तो हमें जेड भी बीच में लेना पड़ेगा। तो ए बी सी
इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स जेड वाई। कौन सा रूल? बाई एस ए एस। तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हो गया? ए एक्स के बीच में, बी और जेड के बीच में, सी और वाई के बीच में। अब हमें ये बताना था, तो अब हम बता सकते हैं कि ए बी एक्स जेड के बराबर है, बी सी और जेड वाई एक दूसरे के बराबर है, और इंक्लूडेड एंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड वाई जो है ये 47 डिग्री के बराबर है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट सी डी एंड ए बी आर पैरेलल। तो सी डी जो है ए बी के पैरेलल है। तो ये हमने देख रखा था, ये जो सिंबल होता है ये पैरेललिटी पैरेलल के को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कि कोई दो चीजें पैरेलल है। और ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, तो हमने इससे शो कर दिया है कि ए बी और जो है वो सी डी के बराबर है। वट आर द अदर इक्वल पार्ट्स इन दिस फिगर? हिंट क्या दे रखा है? व्हेन द लाइंस आर पैरेलल द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल आर द टू रिजल्टिंग ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो अब हमें क्या दे रखा है? पहले तो हमें दे रखा है ए बी और सी डी पैरेलल है। तो आपको याद है कि हमने पढ़ा था दो पैरेलल लाइंस होती है, उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल होती है। तो अगर ट्रांसवर्सल होगी तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि बी ए ओ जो है ए सी डी के बराबर है। रीजन दे दिया ऑल्टरनेट एंगल। इसी तरीके से ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा, अब एंगलों के लिए आप कैसे दिखाओगे? एंगल्स के लिए तो इसको आपको एक लाइन से दिखाना है, इसको आपको दो से दिखाना है, ये इस तरह से। तो फिगर देखकर ही समझ में आ जाता है कि आप ये कहना चाहते हो ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। और इसके अलावा हमें क्या दे रखा है? ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। तो ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय ए एस ए रूल। ठीक है। अब हमें क्या बताना है? ए जो है वो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, बी जो है वो डी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ओ जो है वो ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये होंगे सी पी सी टी। तो हम बोल सकते हैं ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ। अच्छा, ये हमें तीन करने पड़ेंगे क्योंकि एक तो ऑलरेडी दे रखा है ना, तो हम इसको तीन तीन दिखा देंगे ऐसे। इस तरीके से आप इसको लिख दोगे तो ये डन है। क्वेश्चन 3 है गिवन दैट एंगल ए बी सी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 1, एंड डी बी सी मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 2, एंगल ए सी बी इसको मान लेता हूँ 3, और एंगल डी सी बी इसको मान लेता हूँ 4। आइए, तो ये दोनों इक्वल है। क्या इक्वल है? ए बी सी और डी बी सी, यानी कि 1 और 2 बराबर है और 3 और 4 बराबर है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर इन्होंने सिंगल लाइन से दिखा रखा है और यहाँ पर डबल से दिखा रखा है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। हमें बताना है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो और कोई चीज़ है दोनों ट्राइंगल में जो इक्वल है या कॉमन है? नज़र पड़ गई आपकी? तो ये जो बी सी है ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि एबीसी ट्राइंगल में एंगल 1 और ये साइड और एंगल 3 बराबर हैं इस नीचे वाले ट्राइंगल के 2 साइड और 4 के बराबर। तो इसका मतलब है एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसके बाकी के हिस्से भी बराबर होंगे। तो क्या बी ए सी जो है वो बी डी सी के बराबर होगा? जी बिल्कुल होगा। और इसको हमें तीन लाइनों से दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक और दो लाइनें तो ऑलरेडी हो गई है। तो इसको हम तीन से दिखाएंगे, ये इस तरीके से ये आपस में भी बराबर होंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, आइडेंटिफाई द इक्वल पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर। गिवन क्या है? ए बी डी इज डी सी ए के बराबर। ए बी डी यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल डी सी ए 2 के बराबर है, और एंगल ए सी बी यानी कि ये 3 जो है ये इस 4 के बराबर है। ये चीजें गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए 1 और 2 बराबर है, 4 और 3 बराबर है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें और इन दोनों को प्लस कर दें तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे? 1 और 2 आपस में जो है वो बराबर है। इसी तरीके से 4 और 3 जो है ये आपस में बराबर है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो 1 प्लस 4 यानी कि ये पूरा एंगल, और 2 प्लस 3 यानी कि ये पूरा एंगल बराबर है। अब मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग-अलग कर दिया है आपको समझाने के लिए। अब देखिए, एक चीज़ तो पता है हमें कि ये बीसी जो है कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में, तो बीसी और बीसी आपस में बराबर हो गए। ये एंगल बी जो है हमने एंगल सी के बराबर प्रूव कर दिया यहाँ से। और इन्होंने पहले ही दे रखा है ये वाला जो एंगल है ये एंगल 3 है, ध्यान से देखिए ऊपर वाली फिगर में, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल 4 है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसको हमें 2 से दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके,
तो अब आप ध्यान दे दिए यहाँ पे एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, बीसी बीसी के बराबर है और एंगल सी एंगल बी के बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कौन सी वाली साइड किसके बराबर आएगी? AB बराबर आएगी डीसी के और BC बराबर आएगी BC के। तो अगर आप नाम दोगे इसको तो क्या दोगे? ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू DCB ट्राइंगल। तो ABC इज DCB के कॉन्ग्रुएंट हो गई। रूल कौन सा है? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। इक्वल पार्ट्स कौन से होंगे? सभी इक्वल होंगे। AB DC के बराबर, BC BC के बराबर। इसको भी हमें 2 से शो करना पड़ेगा यहाँ पे 2, और AC जो है वो बराबर हो जाएगा DB के। इसी तरीके से ये एंगल A जो है ये एंगल D के बराबर हो जाएगा। सब बराबर ही बराबर है। चलिए अब बात करते हैं मेजरिंग टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड, यानी कि दो एंगल गिवन है और जो साइड है वो इंक्लूडेड नहीं है, बीच वाली नहीं है, साइड वाली है। जैसे यहाँ पे दो ट्राइंगल लिए हैं, इसमें यहाँ पर ये एंगल 35 डिग्री है, एंगल एक्स 35 डिग्री है, एंगल सी 75 है, यहाँ पर जेड 75 है, और इन दोनों के बीच की साइड ना लेकर इन्होंने यहाँ पर ले लिया है 4 सेंटीमीटर, तो नॉन इंक्लूडेड साइड हो गई है। तो अब क्या ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो देखिए, हमें ये पता है ये 35 है, ये 35 है, हमें पता है ये 75 है, ये 75 है। तीसरा एंगल ऑटोमैटिकली इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का सम जो है एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी 180 होगा और यहाँ पर भी 180 होगा। अब 180 में से 2 एंगल 35 और 75 के हैं, तो तीसरा जो भी होगा वो ही यहाँ पर भी होगा। जैसे 75 और 35 हो गया 110 डिग्रीज़, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल होगा 70 डिग्रीज़, तो यहाँ पर भी ये एंगल होगा 70 डिग्रीज़। तो अगर आप इसको देखो तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ए से तो होते ही हैं, लेकिन अगर 2 एंगल और कोई एक साइड भी अगर ये दे रखी है AAS, तो भी ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमने कौन-कौन से देख लिए? हमने देख लिया SSS, हमने देख लिया SAS, और हमने देख लिया ASA और हमने देख लिया AAS। तो अब तक 4 हमने देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है और। ये वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। फिर है एक मेजरिंग टू साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक और बचा है जिसको हम RHS बोलते हैं दोस्तों। RHS होता है राइट एंगल, यानी कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज वो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे लंबी साइड होती है, और कोई भी एक साइड चाहे तो या तो ये वाली या फिर ये। जैसे यहाँ पर इस ट्रायंगल में आप देखो तो ये एंगल Q है, ये 90 डिग्री का है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई और ये कोई एक साइड हो गई। ठीक है? तो इसको बोलते हैं RHS। तो कोई भी 2 ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से हो तो उनका 90 डिग्री तो सेम होगा ही, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर एक साइड और हाइपोटेन्यूज भी बराबर होगा तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएँगे। तो अब हम बढ़ते हैं, ये है आपका मेन, ये देखिए ये रहा। इस चैप्टर का मेन एसेंस ये है। SSS कंडीशन, सास की कंडीशन, ASA, AAS और RHS कंडीशन, ये पांचों कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी की। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए क्या होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें पता है दो साइड्स इक्वल होती है, जैसे कि यहाँ पर AB और AC आपस में इक्वल है। अगर इसी तरीके का कोई ट्रायंगल होता है तो उसमें इन दोनों साइड के अपोजिट वाले एंगल, यानी कि ये एंगल B और इसके अपोजिट ये एंगल C, तो ये एंगल जो है ये भी आपस में इक्वल होते हैं। हम इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, यानी कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड के सामने वाले एंगल्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। अब इसको सर आपने बोल दिया होंगे, पर कैसे होंगे? आइए इसको प्रूव करते हैं, ठीक है? हम क्या करेंगे, ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे BC के ऊपर। तो बेसिकली AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे। तो इसका मतलब है ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है? उसके बाद ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, और ये वाली साइड जो है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बाकी के सारे हिस्से बराबर, यानी कि B और C एंगल भी बराबर। तो इसका मतलब है यहाँ हमने जो डिस्कस किया वो सही था कि अगर दो ट्रायंगल किसी एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाली एंगल्स भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में
दो साइड्स के सामने वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। और अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो इसमें सारी साइड्स बराबर होती है, इसलिए इसमें सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। और अगर सारे एंगल्स बराबर होंगे तो वो कितने डिग्री का होगा आप सोचिए, टोटल होगा 180। अब ये भी उतना ही होगा, सपोज कीजिए ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो इसका मतलब है 3x इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, हम 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 6 ज़र 18 यानी 60 डिग्री का एंगल होगा हर एक इक्विलेटरल एंगल में, ट्राइंगल में, चाहे इतना छोटा हो या इतना बड़ा हो। अगर वो इक्विलेटरल है तो हर बार उसका एंगल 60 डिग्री होगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ रियल लाइफ की कॉन्वेंट ट्रायंगल्स की रियल लाइफ में आपको एग्जांपल्स दे रखी है, जैसे कि ये वर्ल्ड फेमस लूव म्यूजियम है, यहाँ पर ये पेरिस का है। उसके बाद इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में तो हमें मालूम ही है। यहाँ पर जो है ये डोम का डिज़ाइन है, ये रंगोली के डिज़ाइन है, ये सब जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कहीं न कहीं इनमें जो है अ, लिंक है। ये रविंद्र सेतु, हावड़ा ब्रिज जिसको हम कहते हैं वो है, ठीक है? अब आते हैं हम फिगर इट आउट पे। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल AIR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FLY फ्लाई। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं AIR और इसको हम नाम दे देते हैं फ्लाई FLY। इस तरह से लिख दिया। अब क्योंकि ये आई एम सॉरी, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमें इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, साइड्स और एंगल्स बताने हैं। तो वर्टिसेस कौन से आएगा, ए जो है वो एफ को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, आई जो है वो एल को करेगा और आर जो है वो वाई को करेगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। साइड्स ए आई बराबर होगी एफ एल के और आई आर बराबर होगी एल वाई के और आर ए बराबर होगी आपके वाई एफ के। इस तरह से यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया, ये लिख दिया यहाँ पे। और तीसरा है एंगल्स, तो एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल आई जो है वो एल के बराबर और आर जो है वो एंगल वाई के बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्ड होगा। तो यही है कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंटेन्स सर्टेन मेजरमेंट्स टेकन फ्रॉम टू ट्राइंगल्स, आइडेंटिफाई द पेयर्स इन व्हिच ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर विद रीजन, एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस व्हेनेवर दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ए पार्ट में क्या दे रखा है, ए बी और डी ई बराबर है, बी सी और ई एफ बराबर है, सी ए और डी एफ बराबर है, यानी कि तीनों साइड यहाँ पर, तीनों साइड यहाँ पर बराबर है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस, एस 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 से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ और लिखेंगे ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डी, बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई और सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एफ। फिर यहाँ पर देखिए ए बी ई एफ के बराबर है, एंगल ए एंगल ई और ए सी और ई बी बराबर है, यानी कि यहाँ पर बन रहा है एस ए एस का रूल। तो हम बोल देंगे भाई कि ये तीनों चीज़ें गिवन है और साइड जो है और इंक्लूडेड एंगल बीच में है, तो सात से ये जो है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल्स, ए बी सी एंड ई एफ डी। और फिर हम दिखा देंगे ए ई के कॉरेस्पॉन्डिंग है, बी एफ के और सी डी के। तीसरा यहाँ देखिए ए बी और डी एफ बराबर है, एंगल बी डी 90 है, तो 90 आ गया, इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला केस हो सकता है। और ए सी जो है वो एफ ई के बराबर है। तो जब आप इसको ड्रॉ करके देखोगे तो यहाँ पर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और वन साइड आपको दिखेगी। जब आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा, ये आपने यहाँ पर ले लिया ए और एंगल बी 90 डिग्री है तो बी यहाँ पर लिख लो और सी यहाँ पर लिख लो। इसी तरीके से आप जो है डी ई एफ लिखोगे तो डी यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर आएगा और एफ यहाँ पर आएगा, इस तरीके से। तो अब आप देख लीजिए ए बी डी ई के बराबर है, एंगल बी ए डी के बराबर है और ए सी जो है हाइपोटेन्यूज है और डी एफ जो है वो हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पर ए बी डी एफ के बराबर दे रखा है तो हम एफ को यहाँ पर लिख देंगे और ई यहाँ पर लिख देंगे। तो ए सी जो है वो डी ई के बराबर, आई एम सॉरी, रुकिए इसको फिर से बनाते हैं। यहाँ पर ले लिया हमने ए बी सी, ये ले लिया ए, ये बी एंगल 90 डिग्री है और सी यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ लेंगे, यहाँ पर एंगल डी 90 है और ए सी जो है वो एफ ई के बराबर है, तो यहाँ पर एफ आना चाहिए और यहाँ पर ई आना चाहिए।
यही होता है दोस्तों, ये इस ट्रायंगल के चैप्टर में यही एक इशू है जो स्टूडेंट्स के साथ, इवन टीचर्स के साथ भी कभी-कभी आ जाता है। तो ये रहा एंगल बी, एंगल डी के बराबर, और एसी जो है हाइपोटेन्यूज वो एफई के बराबर है, और एबी जो है वो साइड डीएफ के बराबर है। तो इस तरीके से ये आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। फोर्थ में क्या है, ए बी और डी एफ बराबर है, एंगल बी और एफ बराबर है, ए सी और डी ई बराबर है। जब आप ये दो ट्राइंगल बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ए एस रूल से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। मतलब जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो इस तरीके से दो एंगल होंगे और तीसरी साइड जो है वो नॉन इंक्लूडेड साइड होगी। ई को देखते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू डी एफ, एंगल बी एफ के बराबर है, और ए सी जो है वो डी ई के बराबर है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर ये है ए बी और डी एफ जो है वो बराबर है, और एंगल बी जो है वो एंगल एफ के बराबर है, और इसके अलावा ए सी जो है वो बराबर है किसके, डी ई के। ए सी ए बी डी एफ के बराबर है। यहाँ इसमें भी थोड़ा-सा इश्यू है। हम क्या करेंगे, ए बी किसके बराबर दिखा रखी है, डी एफ के बराबर, तो हम यहाँ पर एफ ले लेंगे, ठीक है? और यहाँ पर ई ले लेंगे, इस तरह से। अब हो जाएगा। देखिए, ए बी जो है वो डी एफ के बराबर बता रखा है, और एंगल बी जो है वो एंगल एफ के बराबर बता रखा है, और इसके साथ ही एसी जो है वो बता रखा है डी ई के, इस तरह से। तो ये बन गया साइड साइड एंगल। आपको याद है हमने वहाँ डिस्कस किया था कि एस एस ए जो है, इससे कोई गारंटी नहीं है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट, ट्राइंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। तो ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर दे रखा है यहाँ पे, और ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी यहाँ पर दे रखा है। शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब दो लाइंस हमको पैरेलल कब होती हैं, अगर दो लाइंस के बीच में से एक ट्रांसवर्सल गुजर रही हो, और हम ये वाले एंगल्स जो अल्टरनेट एंगल्स हैं ये इक्वल बता सके, तो लाइन पैरेलल हो जाती है, राइट? या तो लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, या अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। तो अब हमारा टारगेट क्या है, हम इस एंगल को, जैसे आपका ये जो एंगल है, सपोज इसको मैं थोड़ी देर के लिए 1 बोल देता हूँ, और इसको थोड़ी देर के लिए 2 बोल देता हूँ, ठीक है? तो अगर हम 1 और 2 को इक्वल बता सके तो ये अल्टरनेट एंगल्स है। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएगी। तो अब हमें दिया क्या है, हम क्या करेंगे, ट्राइंगल देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। इसमें ये साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और ये एंगल, जैसे ये 3 और 4 ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये एस ए एस से सास से ये जो है ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए सीपीसीटी से। सीपीसीटी का ये मतलब याद आया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, राइट? सीपीसीटी से ये अगर इक्वल हो गए तो ये तो अल्टरनेट एंगल्स है। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाएगी। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे? पहले आप यहाँ बता दो, AO इज इक्वल टू DO गिवन है, DO इज इक्वल टू CO गिवन है, और एंगल AOB जिसको मैंने एंगल 3 लिखा है, और DO से जिसको मैंने एंगल 4 लिखा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो ये इक्वल हो गए। तो इस वजह से ट्राइंगल जो है वो SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और मैंने लिख दिया ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। फिर हमने वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग्स भी दिखा दिए, A जो है वो D के कॉरेस्पॉन्डिंग है, O जो है वो O के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और BO जो है C के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब इसकी वजह से ए बी और डी सी दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी क्योंकि सीपीसीटी है। बी ए ओ यानी कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल डी सी ओ। ये सी डी ओ होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर एंगल होना चाहिए सी डी ओ, ठीक है? तो अब ये दोनों एंगल जो है ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स, और अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स है तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो गई। फोर्थ क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये ए बी सी डी स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है हमें, और शो दैट ट्राइंगल एबीसी एंड एडीसी आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें बताना है एबीसी और एडीसी ये दोनों ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इज एबीसी आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सीडीए? एबीसी क्या सीडीए के भी कॉन्ग्रुएंट होता है, ये हमें शो करना है, ठीक है? हमें पता है स्क्वायर में जितनी भी साइड्स है वो सारी साइड्स इक्वल होती है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब आपस में एक दूसरे के बराबर, और सारे एंगल जो है वो भी 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि एंगल बी और एंगल डी जो है वो 90 डिग्री का
हो गया। अब इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक तरीका बता रखा है, क्या है? एसएसएस। भाई इस ट्रायंगल एबीसी में ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये जो है कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। तो भाई एसएसएस भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, या फिर मैं आरएचएस कर दूंगा, है ना? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो उससे भी ये आरएचएस से भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ए बी सी जो है वो ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब क्या ए बी सी सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ऐसा केवल और केवल सिर्फ स्क्वायर के केस में होता है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है ना, इसलिए आप ए बी को सी डी के इक्वल लो या ए बी को ए डी के इक्वल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये लिख सकते हो कि हाँ, जो सी डी ए है वो सेम है ट्राइंगल ए डी ए, बस रिवर्स ऑर्डर में लिख रखा है, इसलिए ए बी सी जो है सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट भी होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बी एंड सी इफ ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्राइंगल है, ए जो है वो सेंटर दे रखा है। अब अगर ए सेंटर है तो ए बी भाई साहब हो गया रेडियस और ए सी बी हो गया रेडियस। और हमें पता है कि किसी भी सर्कल में जितने मर्जी रेडियस हो सब बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और ए सी आपस में बराबर हो गई। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर होती है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसका मतलब है एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर होंगे। अब हमें पता है कि तीनों एंगल्स मिलकर होंगे 180 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें पता है ये कितना है 120, तो इसको हटा दो, पीछे कितना बचा 60 डिग्री। अब ये दोनों एंगल मिलके 60 डिग्री है और दोनों एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब है 30 डिग्री ये वाला एंगल होगा और 30 डिग्री ये एंगल होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? ए इज द सेंटर, सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों रेडियस हो गए, रेडियाई हो गए। ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस एट वर्टेक्स, एंगल ए जो है वो 120 है। तो बी और सी किसके बराबर होंगे? 180 में से हमने 120 को माइनस कर दिया और फिर जो आया उसको 2 से डिवाइड कर दिया। चलिए जी, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फाइंड द मिसिंग एंगल्स एज पर द कन्वेंशन दैट वी हैव बीन फॉलोइंग। All line segment marks with single line are equal to each other and those marks with double lines are equal to each other. तो यहाँ पर एक ए बी सी डी रेक्टेंगल दे रखा है और उसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स इन्होंने बना रखे हैं और हमसे पूछा है मिसिंग एंगल्स बताइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीधा। पहले बात करते हैं हम ट्राइंगल 1 की। यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। हमें पता है किसी भी ट्राइंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो बाकी के दोनों एंगल मिला के कितने हो गए? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि ये 180 में से 90 हटाएंगे तो ये दोनों मिलकर 90 हो गए, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल है। ये एंगल इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है ये भी 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं ट्राइंगल 2 की तरफ। यहाँ पर ये एंगल ऑलरेडी 68 गिवन है, तो 180 में से 68 को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 112। तो 112 ये दोनों मिलके होंगे और ये दोनों ऑलरेडी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इनके सामने वाली साइड्स बराबर है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो 112 को अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा आपका 56। तो ये वाला एंगल भी 56 और ये वाला एंगल भी 50। बढ़ते हैं एंगल 3 की तरफ। यहाँ पर भी देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। अब हमें निकालना है ये एंगल। तो आप देखिए, आई एम श्योर आपको याद होगा कि किसी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो ये 56 और ये 56 और एक्सटीरियर एंगल हो गया ये। तो 56 प्लस 56 कितना हो जाएगा? 112 डिग्रीज। आप चाहे तो यहाँ पर ये स्ट्रेट एंगल से भी निकाल सकते हैं कि 180 डिग्री होता है, ये 68 है, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है। और ये जो 68 है ये इन दोनों के लिए एक्सटीरियर है। इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से ये ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये एंगल जो है ये एक्सटीरियर है इन दोनों एंगल्स के लिए। तो इसका मतलब है ये दोनों मिलकर 68 होंगे, लेकिन ये तो दोनों इक्वल एंगल्स हैं, हमने अभी प्रूव किया। ये साइड बराबर है तो इक्वल एंगल्स है, तो ये 68 का मतलब है ये 34 हो जाएगा और ये भी 34 हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अब एंगल ट्रायंगल 4 की तरफ। 4 ये लिया मैंने, रैंडमली चूज़ किए हैं पहले वो जहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि वहाँ आसान होता है निकालना। आप कोई भी ट्रायंगल लेकर उसको कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो आइए इसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये ऑलरेडी 34 डिग्री गिवन है और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और 34 हम 180 में से निकाल देंगे, 180 में से आप 34 निकालेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 146। अब 146 ये आ गया, अब आपको क्या करना है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 73 के बराबर। तो ये वाला एंगल भी 73 और ये वाला एंगल भी 70। बढ़ते हैं ट्रायंगल 5 की तरफ। यहाँ पर ऑलरेडी दो एंगल्स गिवन है 34 और 44, इनको आप प्लस करोगे तो ये हो जाएंगे 78 डिग्री। तीसरा एंगल क्या होगा, 180 में से हम 78 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 102 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 102 डिग्री। बढ़ते हैं ट्रायंगल 6 की तरफ। ये रहा सिक्स्थ ट्रायंगल। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है और ये 56 का। तो हम 90 और 56 को प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 146। और हम क्या करेंगे, इस 146 को 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा तीसरा एंगल आ जाएगा। तीसरा एंगल कैसा इतना आ जाएगा हमारा, ये 10 में से 6 गए 4 और ये 17 में से 4 गए 34। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा एंगल आएगा वो आएगा 34 डिग्रीज। बढ़ते हैं सेवंथ ट्राइंगल की तरफ। यहाँ पर ये एंगल 57 है। अगेन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब अगर ये 56 है तो ये 56 हो जाएगा और ये वाला एंगल निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि 56 प्लस 56 हो जाएगा 112। तो 112 को आप 180 में से माइनस कर दोगे क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 68 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल 68 और ये वाला 56। सेवन्थ के बाद आते हैं ट्राइंगल एट्थ में। यहाँ पर भी दो एंगल्स ऑलरेडी गिवन है 34 और 44। तो ये हो जाएगा मिलकर 78 डिग्री। हम इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 102 डिग्री जो है वो थर्ड एंगल होना चाहिए जो हमने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है। अब हम चलते हैं नाइन्थ ट्राइंगल की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि इसके तीनों साइड्स बराबर है। हमने डिस्कस किया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो एंगल्स है वो सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और क्योंकि सम 180 होता है तो इसका मतलब है हम 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री हर एक एंगल आएगा। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। टेंथ ट्राइंगल को देखिए। अब हमें पता है ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है क्योंकि ये इस तरीके से दे रखा है। इसमें से ये वाला एंगल 60 डिग्री का हो गया तो ये वाला एंगल निकल जाएगा 30 डिग्रीज का। और ये 90 है, 30 और 90 कितना हो जाएगा 120। तो इसका मतलब है तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का, तभी ये ट्राइंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो इसका मतलब है ये 30 डिग्री हो गया और ये हो गया 60 डिग्री और ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का गिवन ही है। अब आप ट्राइंगल 10 और 11 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है और ये साइड कॉमन है दोनों में। तो एस ए एस से ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे पार्ट्स इक्वल, यानी कि ये 90 है तो ये 90, ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल 60 और ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो 10 और 11 हमने सॉल्व कर लिया। ट्वेल्थ ट्राइंगल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एंगल ऑलरेडी गिवन है 98 डिग्री। ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये पूरा एंगल जो है वो 90 है और ये हिस्सा जो है ये 34 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे 90 में से 34 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 56। तो इसका मतलब है ये एंगल 56 हो जाएगा और ये वाला 98 हो जाएगा। ये तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 98 को 56 में आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 154। अब आप क्या करेंगे 180 में से 154 को आप कर दीजिए माइनस तो ये आ जाएगा आपका 26 डिग्री के बराबर। तो ये एंगल हो गया 26 डिग्री। अब बढ़ते हैं 13 की तरफ। देखिए ये जो पूरा एंगल है ये कंप्लीट एंगल कहलाता है और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाकी के सारे एंगल्स गिवन है 90 प्लस 46 प्लस 44 प्लस 56 प्लस 34 प्लस 26। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 296। तो अब इस एंगल को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे 360 में से 296 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 64 डिग्री। तो ये एंगल आपका निकल गया 64।
अब बिल्कुल इसी तरीके से आपका ये एंगल निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर 60 प्लस 60 प्लस 60 यानी कि ये हो गए 180। 180 में आप प्लस करोगे 30 और 56, तो ये सारे एंगल्स मिलकर बन जाएगा 266। लेकिन हमें पता है कंप्लीट एंगल कितने का होता है, वो होता है 360 डिग्री का। तो आप क्या करोगे, 360 में से माइनस कर दोगे आप अपने 266, तो ये आ जाएगा 94 डिग्री। तो ये एंगल आ जाएगा 94। अब आप चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो, या फिर आप चाहो तो इसको स्ट्रेट एंगल से भी निकाल सकते हो। स्ट्रेट एंगल के लिए आपको क्या करना है, 98 प्लस 60 आपका इक्वल हो जाएगा 158 के बराबर। और ये जो तीसरा एंगल है, ये 180 में से हम 158 को माइनस कर देंगे इस तरह से। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32 डिग्रीज। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 32 डिग्रीज। 22 डिग्रीज आएगा यहाँ पर, ये 32 नहीं आएगा, 22 डिग्रीज आएगा। बढ़ते हैं 14th ट्राइंगल की तरफ। यहाँ पर ऑलरेडी एक एंगल 30 डिग्री गिवन है। ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये पूरा जो है ये 180 होगा। यहाँ पर 102 है, यहाँ पर 30 है। तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 132। तो हम क्या करेंगे, 180 में से और 132 को माइनस कर देंगे। तो पीछे जो बचेगा वो हमारा एंगल आएगा। तो ये एंगल आ जाएगा हमारा 48 डिग्री के बराबर। अब 48 ये और 30 ये, तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 78। और पूरा ट्राइंगल मिलकर कितना होगा, 180। तो आप 180 में से 78 को माइनस कर दोगे, तो ये वाला एंगल आपका आ जाएगा 102। कुछ इस तरह से, ये 102, ये 48। अब हम बढ़ते हैं 15 की तरफ। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 46। ये दोनों एंगल हमें निकालने हैं। तो ये निकलेगा कंप्लीट एंगल से। आप इन सबको प्लस कर लीजिए और फिर 360 में से इसको माइनस कर दीजिए, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकलेगा। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो ये आएगा 309 डिग्रीज। लेकिन कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्रीज का। तो आप 360 में से 309 यानी कि 51 डिग्रीज आपका बचा। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 51 डिग्रीज का। अब 51 ये है, 46 ये है। 51 में जब आप 46 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 97 डिग्रीज। तो अब आप क्या करोगे, 180 में से आप 97 को करोगे माइनस। तो जब आप 180 में से 97 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 83 डिग्रीज। कुछ इस तरह से, ये 51 और ये 83। अब बचा आपका आखिरी 16th। तो आप यहाँ पर भी देखिए, ये जो एंगल बन रहा है ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। जब आप 73, 83 और 102 को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 258 डिग्री। लेकिन ये पूरा मिलकर जो है ये बनना था 360 डिग्रीज। तो आप क्या करोगे, 360 में से माइनस कर दोगे 258। तो ये आपका बनेगा 102 डिग्री का एंगल। अब बचे हमारे दो एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये निकलेगा स्ट्रेट एंगल से। ये 45 है और ये 56 है, और तीसरा एंगल जो है वो है 34। इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा आंसर 135। लेकिन ये एंगल जो है ये स्ट्रेट एंगल है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 135 माइनस कर देंगे। तो आपका जो बचेगा पीछे वो बचेगा 45 डिग्री का। तो ये आ गया आपका 45। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी निकालेंगे। जब आप प्लस करेंगे 68 प्लस 34 प्लस 45, तो आपका आंसर आएगा 147। और जब आप इसको 180 में से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 33। कुछ इस तरीके से आपके ये 33 और 45। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता अब कोई एंगल बचा है, हमने सारे एंगल्स कर लिए हैं। तो लीजिए, आ गई आपकी समरी, चैप्टर कंप्लीट। 1 घंटे में हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।